आम हालात में जजेस जहाँ पे खुद कह रहे हैं कि जी अब लड़की लड़का राजी है, तो हम क्या कर सकते हैं। वहाँ जज कह रहा है कि लड़की लड़का राजी है लेकिन मैं राजी नहीं हूँ, या वो जिन्होंने रिश्ता देना है वो राजी नहीं है। नून लीग का कोई प्रोजेक्ट आपको ईंट, बजरी, सीमेंट, सरिया, शुगर का नहीं मिलेगा। नहीं, इसके अलावा नहीं मिलेगा। वो तो शुगर मिले तो उनकी अपनी है, इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। ये लैपटॉप्स में जितनी करप्शन इन्होंने की है, मुझे बताएं जिन कंपनियों ने लैपटॉप बाहर से इंपोर्ट किए वो किसकी थी। वो किसी दिन आप साहब तहकीक करें ना, आपको लग जाएगा पता। तो मोहतरम टांट्स करते फिर रहे हैं बिलावल साहब। इसी नवाज शरीफ ने उनकी वालदा की तस्वीर जो थी, बराना तस्वीर, जहाज़ों से फेंकी। और ये जो क्या नाम है इसका, राना सनाउल्लाह साहब, वो जब पीपल पार्टी में थे वो नवाज शरीफ की बीवी और बेटी के बारे में क्या कुछ कहते थे। बेसिकली ये गैरत से आरी लोग हैं, ये ना सियासतदान है ना ये इंसान है। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इनकलाब ज़माना। मैं हूं आपकी होस्ट अफसा मलिक। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर लॉयर जो कि इमरान खान की लीगल टीम का हिस्सा हैं, मलिक परवेज़ इकबाल साहब। उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं ये कब तक ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा, बुशरा बीबी के ऊपर जो केसेस डाले गए हैं वो कब तक रिहा हो जाएंगी, कब तक वो नज़रबंद से बाहर आ जाएंगी। देखें, जो खान साहब के केसेस हैं वो तो आप पहले भी जानती हैं कि अगर एक केस में किसी को सज़ा देनी हो ना, तो उसके लिए एक भी जेन्युइन केस बहुत होता है। भुट्टो एक ही केस में सज़ाए मौत हो गए थे, ठीक है। यहाँ को 300 केस हो चुके हैं खान साहब पे। करने वालों के बारे में खान साहब पहले कह चुके हैं कि ना ये पढ़े लिखे हैं और ना ये पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वो जो भी मुकदमा बनाते हैं उल्टा इनके गले पड़ जाता है। पिछले मेरे ख्याल में 2 साल में कोई 250 मुकदमात ये कर चुके हैं, पता नहीं और कितने करने हैं, और सारों से वो निकल चुके हैं। ये जो रिसेंट 2-3 मुकदमात की हैं, आप मुझे ये बताएं कि कोई लड़की कोर्ट मैरिज करती है ना और वो कोर्ट में जाती है, उसका वालिद केस करता है कि मैं बेटी की तरफ से, लेकिन बेटी उसकी जाके कह देती है ना कि जी मैंने मर्ज़ी से शादी की है, तो जज कहता है जी चलें जाएँ, आपने मर्ज़ी से शादी की है। लेकिन ये वाहिद केस है कि बीवी भी कह रही है कि मैंने शादी की है, शौहर भी कह रहा है, लेकिन जज साहब कह रहे हैं। हो सकता है जज साहब ने खुद को रिश्ता देना हो खान साहब को, ये मुमकिन था, वरना मुझे और तो कोई मुझे बात नज़र नहीं आती। या जिन्होंने केस किया उन्होंने खान साहब को रिश्ता देना था। मतलब किसी को तो गुस्सा था कि आम हालात में जजेस जहाँ पे खुद कह रहे हैं कि जी अब लड़की लड़का राज़ी है, तो हम क्या कर सकते हैं। वहाँ जज कह रहा है कि लड़की लड़का राज़ी है लेकिन मैं राज़ी नहीं हूँ, या वो जिन्होंने रिश्ता देना है वो राज़ी नहीं है। तो ऐसे केसेस में आपको पता है ये सज़ाएँ चलने वाली नहीं हैं। ये तो मजाक है अदालतों का। आप जजेस की हालत देखें, हम रोज़ केसेस में पेश होते हैं। हकीकत बताऊं कि बस निज़ाम जो है ना वो एक्सपोज हो चुका है A to Z, कुछ नहीं बचा इज़्ज़त। थोड़ी बहुत इज़्ज़त पुलिस की, वकीलों और अदलिया की बची थी, वो उसका भी बेड़ा गर्क हो गया है। वो कराने वाले वो हैं जो पिछले 70 साल से अपनी एक झूठी इज़्ज़त बनाई थी। अपना तो कबाड़ा किया ही है उन्होंने कौम के सामने, लेकिन जो 1-2 डिपार्टमेंट थे, वकला और अदलिया वाला, इसका भी बेड़ा गर्क हो गया उनकी वजह से। तो दूसरी बात जो है, आप उनकी वाइफ की जो वो केस का आपको हवाला दे दिया है कि देखें ना वो कभी ओहदेदार रही हैं, ना उनके पास को किसी की कोई जो रही हो जी ये जो था मुख्तलिफ बेनज़ीर फ़ंड था या इस तरह के जो मुख्तलिफ फ़ंड थे, किसी की वो इंचार्ज नहीं हो, को कभी उसने को ओहदा रखा हो, वो उसके पास पार्टी में ही कोई ओहदा नहीं है, एक घरेलू औरत है। तो ना वो कभी इलेक्शन लड़ी है, तो उसके ऊपर इस तरह के केसेस डमी बना। कहीं लगता है आपको खान साहब को कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है? देखें, मैंने आपको बताया कि जो इनके बारे में खान साहब कहते हैं ना कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरी कोशिश भी नहीं करते, उसको कमज़ोर कैसे करेंगे। वो ऐसा कप्तान के जो कमज़ोर टीमों के साथ खेलता नहीं था, वो कहता था हमसे तगड़ा होगा तो हमसे खेलेंगे। वो जिसने सारी ज़िंदगी सीखा ही अपने से तगड़े से खेलना है, उसकी बीवी देखें कमज़ोर, इन्होंने बीवी से उसको कमज़ोरी उसकी अगर होती, वो बीवी भी देखें कि अभी जज ने सज़ा अनाउंस की है उसकी और वो पहुंच गई है जेल के गेट पे गिरफ्तारी देने। आपको कभी कोई ऐसी मिसाल मिली है कि शौहर और बीवी को सज़ा हो, बीवी घर बैठी और बीवी गिरफ्तारी देने जेल पहुंच जाए, लोगों को गिरफ्तार करने पुलिस घर जाती है। उसकी जो कमज़ोरी थी वो इन्होंने देख लिया है कि वो कमज़ोरी नहीं है, वो ही उसकी ताकत है। अच्छा, मुझे ये बताएं, IMF जो के कर्जे सारी अब हुकूमत आ चुकी है, नहीं
हर की नज़र IMF के कर्ज़ों पर होती है। कर्ज़े ज़्यादा लेने से मुल्क में जो बुरहान है महंगाई का वो बढ़ जाता है, महंगाई का तूफ़ान टूट जाता है। आज भी 7 रुपये यूनिट महंगा कर दिया है यूनिट बिजली का। तो इस पे क्या लगता है कि ये जो IMF को ख़त लिखे जा रहे हैं खान साहब के हवाले से, तो क्या इनको कर्ज़े मिल पाएंगे या नहीं मिलेंगे? मेरे ख्याल में IMF को कर्जा नहीं देना चाहिए। अच्छा। कर्जा इसलिए नहीं देना चाहिए कि ये कर्जा कभी भी आवाम के लिए नहीं लिया गया। इस कर्जे से इस मुल्क में जो है ना, ख़ासकर इस मुल्क के जनरल्स, इस मुल्क के जजेस, इस मुल्क के ब्यूरोक्रेट्स और इस मुल्क के सहाफ़ी, इन 4 तबकों के अलावा इन कर्ज़ों का किसी को फ़ायदा नहीं है। ये कभी भी आवाम के लिए नहीं लिए जाते, ना आवाम को इनमें से कुछ मिलता है। देखें, आवाम को मिलता तब जब को अवामी हुकूमत होती। जब इस तरह से करप्ट लोगों को, इस तरह से हारे हुए लोगों को फार्म 47 के ज़रिए आप हुकूमत में बिठाएंगे, तो इसका मतलब है कि IMF से जो आपने कर्ज़ा लेना है वो कर्ज़ा आवाम के लिए नहीं, इन्हीं के लिए ले रहे हैं आप। आवाम अगर आपको अजीज़ होती, आवाम के लिए आप कर्ज़े ले रहे होते, तो फिर तो आप आवाम के जो इलेक्टेड लोग हैं, जिनको आवाम ने वोट किया है, जिनको आवाम ने सपोर्ट किया है, आप उनको हुकूमत देते। तो वो उनका सोचते। जिन्होंने आवाम का सोच रहे हैं वो असम्बली से बाहर हैं वोट देने के बावजूद, और जो गेट नंबर 4 के वफादार हैं वो असम्बली में हैं। वजह क्या है कि IMF जो है का जो पैसा होता है वो, ये नवाज शरीफ आज दुनिया का, बरतानिया में दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा फॉरेन इन्वेस्टर कैसे है? यही पैसा बाहर चला जाता है। जरदारी आज बिलियनर है, अवाम गरीब है। नवाज शरीफ बिलियनर बन गया है, 100-150 कंपनियों का मालिक पाकिस्तान में है, मुल्क से बाहर उसके बच्चों की कंपनियां हैं। जद्दा में बिज़नेस है, इंडिया में बिज़नेस है, बरतानिया में बिज़नेस है। कहाँ बिज़नेस नहीं है? अगर बिज़नेस नहीं है तो अपने मुल्क में नहीं है। इस मुल्क का, मैं तो खान साहब ने जो ख़त का किया है ना बात, और लोग अक्सर कह रहे हैं कि जी वो जी खान साहब तो मुल्क का नुकसान होगा। मुझे बताएं, 2 साल इस मुल्क के आइन को चिढ़ाया है इलेक्शन कमिश्नर ने, उससे मुल्क का नुकसान नहीं हुआ? इलेक्शन ना करा के पंजाब में 3 माह से ज़्यादा केयर टेकर हुकूमत नहीं बैठ सकती, 1 साल से बैठी हुई है, उससे मुल्क का नुकसान नहीं हुआ? KPK में बैठी हुई, उससे नुकसान नहीं हुआ? हारे हुए लोगों को आपने असम्बली में ला के बैठा दिया, पूरी दुनिया देख आ रही है, अल जज़ीरा दिखा रहा है, CNN दिखा रहा है, BBC दिखा रहा है, आप लोग दिखा रहे हैं। उससे मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार को नुकसान नहीं पहुँचता? मुल्क और वक़ार की नुकसान तब पहुँचेगा जब IMF कर्जा नहीं देगी। वो नुकसान मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार को नहीं है, इन लोगों को, उस माफिया को, जिस माफिया ने इनको बैठाया है, जिन लोगों ने अपने ताकत के ज़ोर पे इनको बैठाया है, सबसे बड़ा नुकसान उनका है। क्योंकि वो जजीरे नहीं खरीद सकेंगे, वो 10-10, 20-20 करोड़ वाले प्लाट अपने नाम करके वहाँ अपने महल्लात नहीं बना सकेंगे, उनके बच्चे बाहर नहीं पढ़ सकेंगे। इसलिए बात यह है कि मैं तो इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। बिल्कुल IMF को उस वक्त तक कर्जा नहीं देना चाहिए जब तक यहाँ अवामी हुकूमत ना हो। जब तक अवामी मैंडेट से जीते हुए लोग हुकूमत में ना आए, तब तक कोई कर्जा नहीं मिलना चाहिए। वरना ये 6-7 अरब डॉलर जो है ये खा जाएंगे और फिर कौम उसी की तरह देखती रह जाएगी। ये सिर्फ इसे खाने आए हैं और कुछ नहीं करने आए। इन्होंने कुछ करना होता तो 16 माह में शहबाज शरीफ ने क्या किया है वो आपके सामने है। 130 पे पेट्रोल छोड़ा खान ने, 300 पे ले गया। 300 रुपए वाला घी है वो 700 रुपए पे ले गया। तो अवाम के लिए क्या किया उसने? ये अवाम ना अवामी हुकूमत है, ना इनके पास अवामी मैंडेट है, और ना ये अवाम के नुमाइंदे हैं। इसलिए इनको बिल्कुल ही IMF को पैसे नहीं देने चाहिए। ये जो बच्चों को लालच देते हैं लैपटॉप का, चीज़ों का, तो ये कहते हैं हमें कर्जे चाहिए, चीज़ें करनी है, पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं, काम शुरू कर रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं वो सारी चीज़ें रुक नहीं जाएंगी? अगर मुल्क को कर्जा नहीं मिलेगा, बहुत सी चीज़ें नुकसान ही होगा मुल्क के लिए। देखें, कुछ तो लगाएंगे ना। ये कुछ लगाते तो फिर बात थी ना। मुझे बताएं, मोटरवे जो नवाज शरीफ ने 98 में बनाई, उससे आधी कीमत में पर किलोमीटर इमरान खान ने 2021 में बनाई सियालकोट। जो रेट इन्होंने 1998-97 में लिया, उसे आधे रेट में 2020-21 में मोटरवे बनी। तो उस वक्त कितना कमीशन खाया होगा इन्होंने? ये इस तरह के नून लीग का कोई प्रोजेक्ट आपको ईंट, बजरी, सीमेंट, सरिया, शुगर का नहीं मिलेगा? नहीं, इसके अलावा नहीं मिलेगा। वो तो शुगर मिले तो उनकी अपनी है, इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। ये लैपटॉप्स में जितनी करप्शन इन्होंने की है, मुझे बताएं, जिन कंपनियों ने लैपटॉप बाहर से इंपोर्ट किए वो किसकी थी? वो किसी दिन आप साहब हैं, तहकीक करें ना, आपको लग जाएगा पता। चाचा मंगवा रहा होता है, भतीजा बांट रहा होता है। 25,000 वाला लैपटॉप का 1-1 लाख रुपए की इन्होंने इन्वाइस डाली हुई है। अच्छा, हुकूमतों में आ गए अब शहबाज शरीफ, तो शरीफ का क्या बनेगा? देखें, इन सब का जनाजा निकलना है।
आज निकले या कल, मियाँ साहब का तो निकल चुका है। वो जो आया था ना वो जहाज़ पे, वो ऐसे लाया गया जैसे रुस्तम, कबूतर छोड़ेंगे। हाँ, वो उसका भी बेचारे का 6,000 रुपया देना है। वो भी मांग रहा है कि मेरे 6,000 के कबूतर उड़ गए हैं, और मियाँ साहब ने उसको 6,000 रुपया नहीं पे किया। मैंने तो कहा था कि मुझसे ले लो, कम से कम शर्मिंदा तो ना करो। मैं भी एक छोटा सा सियासी और सियासतदानों को, कि कबूतर उड़ाए बेचारे ने, 20-25 कबूतर उसके उड़े, फिर उसका वो वक्त भी लगा, और पता नहीं कहाँ से आया, उसका 6,000 रुपये अभी तक पेंडिंग है। बात यह है कि मियाँ साहब अपने अंजाम को पहुँच चुके हैं, और ये जो मोहतरमा हैं ये और इनके चाचा जान भी बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुँच जाएंगे। इनका अंजाम वही है जो नवाज़ शरीफ के साथ हुआ है। आप तसव्वुर कर सकते थे कि नवाज़ शरीफ हार जाएगा, और कैसी इबरतनाक शिकस्त एबटाबाद अंदरून लाहौर से हार के, और हारे ऐसी औरत से जो 10 माह से जेल में बैठी हुई है। इससे बड़ी बुरी शिकस्त क्या हो सकती है? इनमें शर्म होती ना, ज़रा भी शर्म हया होती तो ये वैसे ही यहाँ से निकल जाते। लेकिन इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता कि आप ये जाएंगे यहाँ से, आप ये जेलों में ही जाएंगे, क्योंकि अब जो आवाम का रुख है ना, और आवाम की जो सोच है, आवाम का जो शऊर है, वो इनको शिकस्त देगा। और इनके अपने आप मान रहे हैं कि अब्बासी साबका वज़ीर आज़म के स्टेटमेंट सुन लें, मुशाहिद हुसैन सैयद का मैंने आपको कोट किया उसकी सुन लें, वो उनको समझ आ गई है, क्योंकि उन्होंने यहीं रहना है, वो आवाम से जूते नहीं खा सकते, इसलिए वो चुप करके बैठ गए हैं। जिस तरीके से ये अब आए हैं, इससे डबल जूते खा के इंशाल्लाह ये घर जाएंगे। आप थोड़ा सा हौसला करें। अच्छा मैं बताएं, नून लीग वाले जो है मोस्टली हम देखते हैं कि टीज़ करते हैं, टॉन्ट मारते हैं। कैसे असलम इकबाल साहब को कहा है कि उस्मा बुखारी साहब ने कहा कि वो क्यों नहीं असम्बली में आ रहा है ना, बैठे ना, क्यों नहीं बैठ रहा। तो ये जैसे मुराद सईद को भी क्या करती थी, किधर है वो, कहाँ छुपा हुआ है, मुराद सईद क्यों नहीं नज़र आता। अता तारड़ भी यही कहता था कि नज़र क्यों नहीं आता, कहाँ छुपा हुआ है। ये क्या चीज़ है, ये क्यों ऐसे करते हैं। उसे पूछें भाई मियाँ साहब 5 साल कहाँ रहे, उससे पहले 10 साल पूरा ख़ानदान कहाँ रहा है। वो मुल्क से तो नहीं भागे, मुल्क में बैठे हैं ना, जेलों में या पहाड़ों पे बैठ के वो इलेक्शन फिर भी जीत गए। तो वो आवाम के दिलों पे राज करते हैं। ये इस तरह की जो पेड किस्म की लीडर्स हैं, जो सारा दिन मरियम नवाज़ के बैग उठा के फिरती हैं, उसकी अब ना क्या है। वो तो 4 साल पहले तो वो पीपल पार्टी में थी, जरदारी उसका हीरो था, और वो नवाज़ शरीफ के बारे में क्या कहती थी, आप उसकी पिछली स्टेटमेंट उठा के देख लें। अब वो नवाज़ शरीफ के बारे में क्या कहती है और जरदारी के बारे में क्या कहती है। आप ऐसे लोग जो है ना, ये सिर्फ चापलूस किस्म के लोग होते हैं, इनको सियासतदान आप नहीं कह सकते। उन्होंने सारा दिन मरियम के पीछे बैग उठाना है, उसके कपड़े ठीक करने हैं, उसका दुपट्टा ठीक करना है। वो जहाँ बैठी है वो कनीज़ों की, जैसे कनीज़ें नहीं होती थी बादशाहों की, शहजादियों की, वो कनीज़ें हैं, वो साथ फिर रही हैं उसके। इसके अलावा तो उनकी कोई अहमियत नहीं है। कल आपने देखा नहीं क्या हुआ कारदार साहबा के साथ। खान साहब ने इनको इज़्ज़त दी हुई थी, इज़्ज़त से बैठती थी, औरतों को इज़्ज़त मिलती थी। क्या हुआ कि उसने खाली उसको मुबारकबाद देने के लिए हाथ किया, उसने हाथ ऐसे पीछे किया कि वो वजाहतें देती फिर रही है मोहतरमा। तो बात यह है कि इनकी इज़्ज़त कोई नहीं है, इनकी इज़्ज़त सिर्फ कैमरे तक है। कैमरे के अलावा जो इनकी इज़्ज़त है वो आप ना मुझसे पूछें और ना मैं आपको यहाँ बताऊँगा। अच्छा ये हमें बताएं, जो जमातें पीटीआई के साथ मिली थी, MWM हो गई, मुस्लिम लीग, जो दूसरी सुन्नी इत्तेहाद थी वो मिली थी, उनका क्या बना, कहाँ गई वो जमातें? देखिए सुन्नी इत्तेहाद के साथ ही तो ये असम्बली में गए। हमारे तमाम जो इस वक्त कैंडिडेट हैं MNA MPs के, वो जो असम्बलीज़ में गए ना, क्योंकि हमारे पास तो पार्टी नहीं थी, टिकट नहीं था ना, तो वो उसी सुन्नी इत्तेहाद के ही प्लेटफार्म से उन्होंने ज्वाइन किया है असम्बली को। और उसी का ही तो केस है आजकल में, जो मखसूस सीटों का जो पंजाब की और वफाक की सीटें हैं, वो उन्हीं की बुनियाद पे मिलनी है हमें। अच्छा बिलावल साहब भी बड़े आजकल एक्टिव हुए हुए हैं, टॉन्ट वो भी बहुत मारते हैं। सुन्नी इत्तेहाद का उनका नाम लिया कि एक जमात के साथ जाके मिल के आज़ाद मीरवार, तो उन्होंने कहा आज़ाद मीरवार किस जमात के हैं, जिसका मकसद क्या है, उनको पता नहीं था या उन्होंने जान के किया? बेसिकली बात ये है कि वो बिलावल साहब के जो नाना थे ना, वो अयूब ख़ान को डैडी कहते थे, और मियाँ नवाज़ शरीफ जो है वो जनरल इतलाक़ के बेटे थे। अब बात यह है कि अगली जनरेशन जो है ना, एक ज़िया की जनरेशन है मरियम नवाज़, और दूसरी जनरेशन है जो भुट्टो की आगे बिलावल साहब, वो है अयूब ख़ान की। दोनों का जो नाने हाल दादे हाल है ना, वो एक ही है, गेट नंबर 4। तो वो मिल बैठ के अगर बैठ सकते हैं, जो एक दूसरे के पेट फाड़ने थे, एक दूसरे को लाड़काना की सड़कों पे घसीटना था जिन्होंने, और मोहतरमा के जो मोहतरम टांट्स करते फिर रहे हैं बिलावल साहब, इसी नवाज़ शरीफ ने उनकी वालदा की तस्वीर जो थी, बरहना तस्वीर जहाज़ों से फेंकी।
और ये जो क्या नाम है इसका, राना सनाउल्लाह साहब, वो जब पीपल पार्टी में थे वो नवाज शरीफ की बीवी और बेटी के बारे में क्या कुछ कहते थे। बेसिकली ये गैरत से आरी लोग हैं, ये ना सियासतदान है ना ये इंसान है, ये पता नहीं कौन सी मखलूक है, ना इनमें शर्म है ना हया है ना गैरत है, ये बस अजीब लोग हैं। पता नहीं इनका दुनिया में वजूद कैसे है कि जो कुछ एक दूसरे के बारे में ये कहते रहे। आप तसव्वुर कर सकती हैं कि ज़िया ने भुट्टो को फांसी दी, यही कहते हैं ना वो, और ज़िया के बेटे शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म और बिलावल उसके नीचे वज़ीर ख़ारजा। को है गैरत? मतलब एक आम आदमी की माँ को गाली दे देना, वो कुछ भी ना कर सके तो सारी ज़िंदगी उस बंदे को सलाम नहीं करेगा। और जिस बेशरम की बेहया की माँ की बरहना तस्वीर नवाज शरीफ ने जहाज़ों से फेंकी, वो उसके साथ मिल के हुकूमत बनाता फिर रहा है। जिस बंदे में गैरत नहीं होगी ना, गैरत, दो लोगों के ऊपर जन्नत हराम है, मुशरिक और बेगैरत पे। जिस बंदे के अंदर गैरत नहीं है वो कौम का दिफा कैसे करेगा? वो चाहे फॉरेन पॉलिसी में हो या इंटरनल मैटर्स में हो, या यानी एक बंदे के में अपने अंदर गैरत नहीं है तो वो कैसे ये कौमों को लीड गैरत और हया से किया जाता है। गैरत होती है ना जिन लीडर्स में, वो कौम को आप देख लें। आज तुर्की कहाँ है? उनका एक गैरतमंद लीडर है। उससे पहले इराक था सदाम, वो गैरत की वजह से मशहूर था। जो लोग वरना तो मीर जाफ़र मीर सादिक आज हमारी किताबों में शामिल होते क्यों नहीं है? लोग सिर्फ टीपू सुल्तान को जानते हैं, मीर जाफ़र, अली लंगड़ा, इन लोगों को कोई नहीं जानता, हालांकि वो भी अपने दौर के लीडर थे, वो इन्हीं जैसे थे। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये करूँगी मैं, इमरान रियाज खान साहब जैसे कि पीटीआई के बहुत हक में बोलते हैं, उस्मा जो बुखारी साहिबा हैं वो ये कहती हैं कि ये जो इमरान खान रियाज साहब है ना, ये पीटीआई के मेंबर हैं, सहाफ़ी नहीं है, ठीक है, इमरान रियाज। तो अब दोबारा से जब उनको उठाया गया तो उन्होंने ये कहा इमरान रियाज साहब ने कि ये मरियम नवाज़ को खुश करने के लिए, शहज़ादी को खुश करने के लिए मुझे उठाया गया। कितनी सदाकत है इस बात में? मैं उससे ये पूछूंगा, ये जो पिछले 2 साल हो गए हैं, मैं उन साफ़ियों के नाम भी ले सकता हूँ जो सारा दिन बैठ के नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के लिए झूठ बोलते हैं मुख्तलिफ़ चैनल्स पे बैठ के, कुछ एंकर और कुछ वहाँ मेहमान की सूरत में। वो नून लीग के हैं, 24 घंटे में उनका झूठ साबित हो जाता है। वो लोग जो कहते थे कि इमरान खान, वो जावेद चौधरी साहब का मैं नाम लेता हूँ, इमरान खान 2 घंटे अडयाला में नहीं निकालेगा, आजकल वो क्या कह रहा है? वो किसके लिए काम कर रहे हैं? कितने सहाफ़ियों का मैं नाम ले सकता हूँ जो मेन चैनल्स पे बैठे हैं और वो इनके ज़ाती मुलाज़म हैं। वो सारा दिन झूठ बोलते हैं, सारा दिन झूठ लिखते हैं। ट्विटर पे जाएं तो जलील और रुसवा हो रहे होते लोगों के हाथों, लेकिन टीवी चैनल पे बैठ के वो इनकी जो है ना, वहाँ बैठ के सारा दिन झूठी इज़्ज़त बनाते हैं। हालांकि उसके बाद जो 8 फरवरी को इनके साथ हुआ है ना, उनकी भी आंखें खुल गई हैं। उन्हीं के ट्विटर के ऊपर भी आप उनके ट्विटर हैंडल चेक करें तो वो अब वो कुछ नहीं कर रहे जो 8 फरवरी से पहले कर रहे थे। वो तो मियाँ नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म, कितने अखबार आते हैं जिन्होंने 8 फरवरी से पहले एक ही खबर लगाई, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। उन्हीं अखबारात के ज़रा चीफ एडिटर्स को लाएँ मेरे सामने और उनसे पूछें कि किसके कहने पर आपने खबर लगाई थी, बनाए नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म। मतलब बात यह है कि इलेक्शन ही नहीं हुआ और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म की खबर हेडलाइन लगी, ऐसा कभी आपने सोचा था? तो वो कौन लोग हैं? इमरान रियाज जो है वो एक सहाफ़ी है ना, उसकी ओपिनियन कानून और आईन इजाज़त देता है उसको अपनी आज़ादी इज़हार राय की, तो वो बात कर रहे हैं तो आप बर्दाश्त करें। वहाँ भी तो सारा दिन आपके हक़ में झूठ बोला जाता है, तो अगर एक बंदे का सच आपसे बर्दाश्त नहीं होता, आप काउंटर करें ना। थोड़े सहाफ़ी पाल रखे हैं आपने, आप उनके थ्रू उसका जो सोच है या उसका जो पीटीआई के एजेंट कहते हैं ना उनको, सर कहते हैं ना, तो कहते रहे, वो पीटीआई का ओहदेदार है। कितने सहाफ़ियों को वज़ीर आला बनाया नवाज शरीफ ने, कितनों को ओहदे दिए। ये जो मौजूदा वज़ीर आला था, क्या ये क्या है? सहाफ़ी नहीं है, इसको किसने लगवाया? नवाज शरीफ ने। वो नजम सेठी जो था उस चीफ मिनिस्टर रहा, फिर आपको उसका लगा दिया पीसीबी का चेयरमैन। सहाफ़ियों को नौकरियां तो ये देते हैं। हमने तो इमरान रियाज को कहीं को ना को काउंसलर की टिकट दी और ना कहीं उसको किसी टीवी चैनल में बैठाया। कौन सा ओहदा दिया हमने इमरान रियाज को? इमरान खान ने कौन सा दिया 4 साल में? उसको कोई ओहदा नहीं है। या तो उसके पास कोई ओहदा होता या हमने अपनी हुकूमत में उसको कहीं को लगाया होता, पैमरा का चेयरमैन लगाया होता, पीसीबी का चेयरमैन लगाया होता, केयर टेकर मिनिस्टर लगा दिया होता, तो फिर तो बात है। बात यह है कि इमरान रियाज की जो सहाफ़त है, अगर आपको इससे इख्तलाफ है तो फिर आप बर्दाश्त करें, क्योंकि सहाफ़ी है वो। हाँ, वो को अगर कोई सरकारी ओहदा रखता
ये जो आपने उसके ऊपर एंटी करप्शन का मुकदमा किया, मुझे बताएं उसने करप्शन कहाँ की है? वो करप्शन की एफआईआर होती है सरकारी ओहदेदार पे या किसी एमपी एमएलए पे जिसने सरकारी ओहदा रखा हो। जब उसके पास सरकारी ओहदा नहीं है तो वो करप्शन कहाँ से करेगा? तो उसके ऊपर अगर आपके पास कोई मवाद होता तो आप उसको, आपने कहा जी फैज़ ईसा के खिलाफ उसने बात की तो उसको अरेस्ट किया गया, आपने तो उसके ऊपर एफआईआर डाल दी, एंटी करप्शन की मुकदमा कर दिया। तो एंटी करप्शन उसके पास को ओहदा था पीटीआई के दौर में या आपके दौर में कि वो करप्शन करेगा? तो ये बेसिकली फिर वही बात है कि ना ये पढ़े लिखे हैं और ना ये कोशिश करते हैं। इन्होंने हर एक्ट के बाद जलील होना है और इंशाल्लाह ये इसी जलालत के साथ यहाँ से जाएंगे। अच्छा ये बताएं, खान साहब जब बाहर आएंगे दमादम मस्त कलंदर होगा पंजाब में? देखिए वो तो 8 फरवरी को हो चुका है, कौम ने फैसला कर दिया। ये जो चोर चक्के 2-4 बैठे हैं, दोबारा इलेक्शन हो सकते हैं जी खान के बारे बाद? जी बिल्कुल होंगे। मेरे ख्याल में ये तो चलनी नहीं है ये हुकूमत, ये तो चंद दिन की मेहमान है, चाहे वफाक में है या पंजाब में है, या ये तो चलनी नहीं है। री इलेक्शन होंगे और उसके बाद एक प्रॉपर हुकूमत आएगी। जितना मैं ऑब्ज़र्व किया है या जितना मैं सियासी सोच समझ है, ये 2 माह बाद हों 4 माह बाद हों, इलेक्शन ज़रूरी है और वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। बहुत शुक्रिया मलिक परवेज़ साहब जो आपने टाइम दिया है। अपने मेज़बान को इजाज़त दें, फिर हाजिर होंगे एक नए शौक के साथ। अल्लाह हाफिज़।